और किसी भी ऐसे व्यक्ति से बहस ना करें जो मध्यम स्तर का ज्ञान रखता हो। कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति अशिक्षित हो, जो व्यक्ति किसी विषय का जानकार हो, या कह सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति किसी विषय को ध्यान से सुनते हैं और उसको समझना चाहते हैं। उस व्यक्ति को कुछ बताना चाहते हैं जो अधूरा ज्ञान लिया है। वह आपको गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक बहस कर सकता है, अतः इससे बचें। जब आपको ऐसा लगने लगे कि यह व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वाला ज्ञान लेकर आपकी बात को काटना चाह रहा है, तो उसके सामने पहले से ही हार मान लें और पूछे कि हाँ यार बताओ, मुझे यह पता नहीं था, कैसे होता है ये। कहने का मतलब आप अज्ञान बन जाइए। जैसे जब मुझे लगता है कि सामने वाला यह बताना चाहता है कि मुझे यह पता है, मतलब दिखाना चाहता है, तो मुझे पता होता है हालांकि कि इसको ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, फिर भी उसको खुशी मिल रही है कुछ बताने पर। तो और बताओ क्या होता है, कैसे होता है, यह कहते हुए उसको सुनो, क्योंकि आप उसको समझा नहीं पाएंगे। उसकी वजह है ना कि वह अपने आप को सर्वोपरि समझ लेते हैं और उनको नया कुछ सीखने या सुनने की आदत नहीं होती। ऐसे लोग ठीक कुछ वैसे ही होते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी दवाई या टैबलेट को उसका नाम नेट में डालकर और यह बताने का प्रयास करता है कि यह दवाई इस इलाज की है, इसको खाना चाहिए या नहीं। अब आप सोचो, ऐसे लोग उस डॉक्टर को चैलेंज कर रहे हैं जो कम से कम 5 साल का MBBS करके किसी दवाई को लिखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करता है। उस डॉक्टर को सिर्फ 5 मिनट में विकिपीडिया का सहारा लेकर चैलेंज कर दिए। और आप जानते हैं गूगल में विकिपीडिया जैसी वेबसाइटें सबसे ज़्यादा मिसिंग इन्फॉर्मेशन देती हैं, कभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती ही नहीं, और उसके सहारे लोग चैलेंज कर देते हैं। ये तो एक छोटा उदाहरण है, आप और भी देख सकते हैं। जैसे इतिहास के बारे में बोल देते हैं लोग कि बाबर बहुत खराब था, अंग्रेज बहुत खराब थे, सबसे अच्छे तो महाराणा प्रताप थे। फिर कोई बोलेगा गांधी ने तो बस मुस्लिमों के हित में कार्य किया, या मुस्लिम हितैषी थे। नेहरू जी तो अंग्रेजों के हित में काम किए, नेहरू जी का अंग्रेजों के साथ चक्कर था, आदि आदि। तो अभी भी वक्त है, आप मेहनत करें, अच्छी किताबें पढ़ें और फिर बात करें ना, वरना आप ऐसे ही अपना खराब ज्ञान किसी और को देकर उनको द्वंद्व में डालते रहेंगे। जैसे अभी आप में से कई दोस्त पत्रकारों ने ध्वज के बारे में कुछ बातें कही, तो आप ही बताइए ना ईमानदारी से कि आपको इनमें से क्या कुछ भी बातों की ऑथेंटिक जानकारी है। सोचिएगा एक बार, क्योंकि आप सब पत्रकार हैं और आप में से कुछ तो काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई बार कई बड़े बड़े न्यूज चैनलों में हैं तो लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं कि आप सही जानकारी देंगे। आपको मेहनत करनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, हर बात फिलॉसफी में नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हरि को तो बहुत नॉलेज है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं इत्तेफाक से पत्रकारिता कर लिया हूँ, पर पेशे से पत्रकार नहीं हूँ, और आप लोग तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। फर्क यह है कि मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ। पहले मुझे भी बहुत शौक था मंच में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कहकर तालियां बजवा लेने का, पर पत्रकारिता पढ़ने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ
कि एक अच्छा वक्ता वही है जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। दर्शक आपकी बातों को सुनकर तालियां ना बजाए, लेकिन जब वह मंच से बाहर जाए तो उसके मन को बार बार सोचना पड़े कि यार सवाल तो सही है, कुछ सीखें और उस विषय पर चर्चा करें, तभी आपका वक्तव्य सार्थक होगा। दरअसल आज के पत्रकारों की यही समस्या है। मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रहा, कोई दिल से ना ले, पर यह सच है ना कि मैंने देखे हैं बड़ी चैनलों में पत्रकारों को कि जिनको नहीं पता जीएसटी क्या है, टैक्स क्या है, और वह जीएसटी की कमी या फायदे बताते हैं। जिनको इकोनॉमिक्स में या अर्थव्यवस्था में नहीं पता कि जीडीपी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, वित्तीय आपातकाल और आरबीआई क्या है, वो लोग इन सब में बात करते हैं। और तो और एक महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सवाल करते हैं। तो आप जरा देखें कि आप कहाँ खड़े हैं। और तो और जिनको संविधान में ये नहीं पता कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल 21 कितनी बड़ी चीज है, एनजीटी क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, आरक्षण व्यवस्था क्या है, समानता का अधिकार क्या है, वो लोग डॉक्टर अंबेडकर पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। धर्म की बात करते हैं। मुझे शिकायत है ऐसे लोगों से जिनको रूस या यूक्रेन की लोकेशन नहीं पता होगी कि वह पृथ्वी के किस छोर पे है। वो लोग रूस यूक्रेन की बातें कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उन देशों का अस्तित्व कैसे हुआ, वहाँ की राजधानियाँ क्या हैं, उनकी पॉलिटिकल इश्यूज क्या है। बाकी छोड़िए, कुछ महान मीडिया हमारा ऐसा भी है जो बताता है कि चीन भारत से डर गया, अपनी सेनाएं हटा ली, पाकिस्तान 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा अगर भारत चाह ले तो। पर समस्या कहाँ है ना कि जिसको पता है कि ये गलत बोल रहा है, गलत दिखा रहा है, वह मुस्कुराता हुआ सुनकर और फिर टीवी का चैनल बदल देता है। वह बोलता ही नहीं क्योंकि वो अधूरे ज्ञान वालों की संख्या ज़्यादा है। तो 1% लोगों की कौन सुनेगा? वही वह व्यक्ति जिसको नहीं पता कि चाइना क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, वह आज कहाँ खड़ा है, तो उसको वही सच लगता है जो आप जैसे पत्रकार बता देते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप पत्रकारों से कि आप जैसे आप इसे बदलें, इस रूढ़िवादिता को। मेरी तो ज़्यादा पहुंच नहीं है सरकार तक, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ फिलहाल, पर आप लोगों को मौका मिले तो सरकार से सवाल करिएगा मेरी तरफ से कि हर दिन सिर्फ धर्म की बातें, अन्य धर्म के विरोध में बातें, मंदिर मस्जिद की बातें क्यों करते हैं आप रोजगार पर, स्वच्छता पर, पर्यावरण पर क्यों बातें नहीं करते? आप पूछिए, इसीलिए तो पत्रकार है ना। कार्ल मार्क्स ने कहा है धर्म एक अफीम की तरह है। मतलब समझ रहे हैं, जब किसी राज्य की प्रजा को उसके असल मुद्दे से भटकाना हो, अर्थात रोजगार, भोजन, शिक्षा पर कोई बात ना करे, इसके लिए उसको धर्म की बातों में या राष्ट्रवाद में उलझा दो ताकि वह सोच ही ना पाए अपनी समस्याओं के बारे में और बात ही ना करे। तो कम से कम आप तो अफीम मत बनिए ना। अभी हाल ही में देश की संवैधानिक बड़े पद पर महिला राष्ट्रपति मुर्मू जी बनी है और संयोग से वह आदिवासी समाज से। हमारा मीडिया पागलों की तरह चिल्ला कर कह रहा है, देखो सरकार ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, कितना महान कार्य किया। अरे पर आप सोचिए ना कि क्या मुर्मू जी को किसी सिंपैथी की जरूरत थी क्या आज उनका बैकग्राउंड ऐसा है? उनके बारे में पढ़िए,
उनका बैकग्राउंड पढ़िए, फिर बताइए ना कि वह एक सक्षम महिला थी इसलिए बनी। सरकार तो महान तब होगी ना जब किसी गांव की अंतिम आदिवासी महिला को उठाकर उस पद पर सीधा उठाकर रख दे। पर यह बात जनता को समझनी होगी। महिलाओं की दयनीय स्थिति पर आप बात करिए, क्योंकि आप उनकी स्थितियों पर बात करना ही भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों को जो सरकार दिखाना चाह रही है उस पे आप भी अंधे की तरह, गूंगे की तरह निकल पड़ते हैं और वही आप मान लेते हैं। भगवान ने सोचने की क्षमता दी है इसीलिए कि आप सोचें, किसी भी बात को सोचें, विचार करें उस पर। फिर हम इतने अंधभक्त कैसे हो जाते हैं? आप उन महिलाओं की भी बात करिए जो घूंघट के अंदर पूरा जीवन निकाल दे रही हैं, जिनका अपना कोई सरनेम तक नहीं है। वह महिला जिसको एक समय के बाद समाज एहसास दिला देता है कि उनका अपना कोई वजूद नहीं है, वह तो पैदा ही शोषण के लिए हुई हैं। आप उनके बारे में कब बात करेंगे? आप उन लड़कियों की बारे में या उन लड़कियों की सुरक्षा के बारे में कब बात करेंगे जो हर दिन स्कूल कॉलेज जाते समय घूरती हुई नजरों का शिकार होती हैं, अव्यावहारिक भाषा का शिकार होती हैं, कहीं उनके पहनावे को लेकर या कोई अन्य वजह से। और इसके बाद अगर ज़्यादा परेशान हुई तो लड़की अपनी पढ़ाई नौकरी छोड़ देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि यह समाज दोष और लांछन उन्हीं पर लगाएगा अगर थोड़ी से भी कुछ ऊंच नीच हुई तो। उस समाज से महिला की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, आप इस पर भी बात करिए। क्योंकि एक लड़की जब अपने जीवन का लक्ष्य अधूरा बीच में छोड़ती है ना इस समाज के डर से, तो आप जरा सोचें उसके अंदर क्या वो महसूस करती होगी। उस लड़की को, उस महिला को जिसको अपने जीवन में कई रूप बनाने होते हैं, कई रिश्ते निभाने होते हैं, कभी वो बेटी बन के बाप की इज्जत बचा रही होती है, कभी बहन बन के भाई की इज्जत या सम्मान बना रही होती है, फिर वो उसे पत्नी बनकर पति का सम्मान करना होता है, ससुराल वालों का सम्मान करना होता है, फिर माँ बनकर बच्चे के बारे में सोचना होता है। उस महिला के बारे में आप सम्मान की बातें नहीं कर रहे हैं, जिस महिला को एक जीवन में कितने रिश्ते निभाने होते हैं, उसे इतनी चिंता है, उसको आप इतना सामान्य मानते हैं। आप उनकी स्थिति के बारे में बात करें, उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने की बात करें। खैर, बात शुरू हुई थी ध्वज से, ध्वज कर लेकर, तो सही जानकारी रखिए ध्वज के बारे में। भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनिए, कुछ भी बातें मत करिए। तो ध्वज की बातें मैंने शुरू की हैं, कुछ उसके भी नियम कानून हैं, दो चार बातें मैं उसके बारे में बता देता हूँ।